चिल्ड्रन, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा, इसके हम 6 यूनिट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है शिक्षा नीति की रूपरेखा। पिछले वीडियो में हमने ये यूनिट स्टार्ट कर दी थी और जिसमें हमने आपको बताया था कोठारी कमीशन के बारे में। कोठारी कमीशन 1964-66, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने आपको कोठारी कमीशन की सिफारिशें और सुझाव ये शुरू कर दिए थे, जिसमें हमने आपको बताया था प्राथमिक शिक्षा के बारे में और इसमें हमने आपको बताया था शिक्षा की संरचना के बारे में। इसके बाद हमने आपको बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य। शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में हमने पंचमुखी कार्यक्रम की बात करी थी। ये पंचमुखी कार्यक्रम कोठारी कमीशन द्वारा दिया गया है। इसमें 5 कार्यक्रम थे: शिक्षा का उत्पादन, सामाजिकता तथा राष्ट्रीयता, शिक्षा व लोकतंत्र, शिक्षा का आधुनिकीकरण और सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य। इनकी हमने बात करी थी। यहाँ पर हमने शुरू कर दिया था कोठारी कमीशन की सिफारिशें और सुझाव। इसी रेफरेंस में अब हम आगे चलते हैं। तो हम बता चुके थे कोठारी कमीशन की सिफारिशें, पहली थी शिक्षा की संरचना और दूसरी शिक्षा के उद्देश्य। अब हम तीसरी शुरू कर रहे हैं कोठारी कमीशन के सुझाव में, शिक्षा का प्रशासन, वित्त एवं नियोजन। शिक्षा का प्रशासन कैसा होना चाहिए, प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक की शिक्षा की बात कोठारी आयोग ने करी है। इसमें इन्होंने बताया कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार इसके संबंध में राष्ट्रीय नीति घोषित करे। इनका कहना था कि केंद्र सरकार को शिक्षा के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति घोषित करनी होगी। इसके साथ ही कोठारी ने कहा था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अधिकारों में वृद्धि की जाए और एनसीईआरटी को विद्यालय शिक्षा का भार सौंपा जाए। जो विद्यालय की शिक्षा है उसका सारा कार्यभार एनसीईआरटी को सौंप दिया जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कोठारी आयोग ने, केंद्र सरकार बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% की धनराशि व्यय करे। केंद्र सरकार शिक्षा के बजट में 6% की धनराशि व्यय करे, प्रांतीय सरकारें शिक्षा के बजट में वृद्धि करें। इसके साथ इन्होंने कहा था कि कुल शिक्षा बजट का, शिक्षा का जो बजट है उसका 2/3 व्यय हो सामान्य शिक्षा पर और उच्च शिक्षा पर 1/3 व्यय हो। अर्थात कुल शिक्षा बजट का सामान्य शिक्षा पर 2/3 व्यय हो और उच्च शिक्षा पर 1/3 व्यय होना चाहिए। इन्होंने एक चीज और कही थी कोठारी ने, माध्यमिक शिक्षा 70% बालकों के लिए पूर्ण शिक्षा हो। मतलब 70% छात्र छात्राएं ऐसे हो जिनके के लिए माध्यमिक शिक्षा पूर्ण हो और 30% जो बचते हैं इनको उच्च शिक्षा में भेजा जाए। ये था इनका तीसरा सुझाव, शिक्षा का प्रशासन, वित्त व नियोजन। चौथा, शिक्षकों के वेतन, सेवा, नियुक्ति के संबंध में सुझाव। इन्होंने शिक्षकों के वेतन और उनकी सेवा और उनकी नियुक्ति के संबंध में सुझाव दिए थे कोठारी आयोग ने। इन्होंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि सभी स्तरों पर शिक्षकों का वेतन निश्चित करे। प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर शिक्षकों की जो कहते हैं जो वेतन है, जो उनकी सैलरी है, वो निश्चित होनी चाहिए। और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ता होना चाहिए और हर एक 5 साल के बाद उनकी जो सैलरी है उसका एक बार पुनर्निरीक्षण करना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षकों की योग्यताओं और चयन की विधियों में भी सुधार किया जाना चाहिए। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर महिला शिक्षकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
इन्होंने कहा था कि शिक्षकों को नई नई सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वो अपना कार्यभार उचित रूप से कर सकें। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि जो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे गैर सरकारी या प्राइवेट हो, लेकिन सभी में वेतन एक समान होना चाहिए। इसके साथ ही इनका कहना था कि शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने के भी अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब अगर शिक्षक आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी व्यावसायिक योग्यता बढ़ाना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में अगर टीचर है और वो अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको इस प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही इनका कहना था कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षकों को जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें वृद्धि करनी चाहिए। इनका कहना था कि अध्यापकों के लिए सरकारी आवास निर्माण योजना होनी चाहिए, जिससे कि अध्यापकों को अगर घर मिलेंगे, उनको सरकारी आवास मिलेंगे, तो उनको रहने में सुविधा हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा अध्यापक शिक्षा संबंधी सुझाव। अध्यापक शिक्षा संबंधी सुझाव या टीचर एजुकेशन संबंधी सुझाव। अध्यापक शिक्षा मीन्स टीचर एजुकेशन। जो आप बीएड कोर्स कर रहे हैं या जो डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, जो भी कोर्सेज जो कि हमारे टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उनमें भी कुछ सुधार होने चाहिए। और उसके संबंध में कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव दिए हैं। इनका कहना था अध्यापक शिक्षा के संबंध में जो इन्होंने सुझाव दिए थे, इनका कहना था कि अध्यापक शिक्षा के विषय को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मतलब अध्यापक शिक्षा के जो विषय हैं, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, तो इसके जो विषय हैं, ये विषय हायर एजुकेशन की शिक्षा में भी होने चाहिए। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए कुछ विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना करी जानी चाहिए। मतलब कुछ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए अलग से, जहां पर कि हम अध्यापक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में और किस तरह से उसको बेहतर बनाया जा सके टीचर एजुकेशन को, उसके संबंध में, पाठ्यक्रम के संबंध में रिसर्चेस होनी चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक शिक्षा विभाग या स्कूल ऑफ एजुकेशन की स्थापना करी जानी चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा था कि शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके कार्यक्रमों के लिए, शिक्षकों के टीचर्स की ट्रेनिंग और उनके प्रोग्राम्स के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना करी जाए। स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना करी जाए। इसके बाद इन्होंने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को, जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनको टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहा जाए। उनको टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ना कह करके उनको टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाए, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहा जाए। इसके बाद इनका कहना था प्रशिक्षण संस्थानों में स्कूलों और उनके अध्यापकों की समस्याओं पर कार्य करने के लिए, प्रशिक्षण संस्थानों में उनसे संबंधित जो स्कूल हैं और जो उनके अध्यापक हैं, उनकी समस्याओं पर कार्य करने के लिए प्रसार सेवा विभाग की स्थापना करी जाए। प्रसार सेवा विभाग की स्थापना करी जाए। प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण अभ्यास के लिए, फिर जो टीचर्स ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे हम बीएड कोर्स कर रहे हैं, तो कोठारी आयोग का कहना था कि बीएड कोर्स करते समय जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जब हम ट्रेनिंग के लिए स्कूल्स में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो स्कूल ऐसे होने चाहिए जिनको कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ऐसे स्कूलों में ही जाकर के प्रशिक्षण का कार्य करना चाहिए। एक चीज इन्होंने बहुत जरूरी बताई थी कि प्रशिक्षण संस्थाओं और उनसे संबंधित जो भी स्कूल्स हैं,
उनके अध्यापकों को समय समय पर एक दूसरे के स्थान पर कार्य करना चाहिए। जो प्रशिक्षण संस्थान है वहां जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित जो स्कूल्स हैं मान्यता प्राप्त, जो उनसे संबंधित स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स के टीचर्स को यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ के टीचर्स को वहां पर जाना चाहिए। मतलब जिससे कि टीचर समय समय पर जाएंगे, एक दूसरे को देखेंगे तो उन्हें उनके कार्य का अनुभव होगा। इसके बाद इनका कहना था प्रशिक्षण संस्थान की एक अवधि की इन्होंने बात करी थी कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, जैसे बहुत साल पहले आप जो बीएड कर रहे हैं वो 1 साल का कोर्स होता था, लेकिन उसके बाद बीएड 2 साल का हो गया और 2 साल में हम बीएड को करते हैं। 2 साल में हमारा बीएड का कोर्स खत्म होता है और 2 साल बाद हमको डिग्री मिल जाती है। बहुत सालों पहले बीएड 1 साल का हुआ करता था। उस संबंध में कोठारी आयोग का कहना था कि प्राथमिक विद्यालयों के उन शिक्षकों को जिन्होंने माध्यमिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, उनकी प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए। इसके बाद इनका कहना था कि माध्यमिक विद्यालयों के उन शिक्षकों को जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करी, स्नातक मीन्स जिन्होंने बीए किया हो, प्रशिक्षण की अवधि अभी तो 1 वर्ष हो, लेकिन कुछ समय बाद उसे 2 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए। इनका कहना था एमएड का पाठ्यक्रम, जो एमएड है उसका पाठ्यक्रम उन्हीं संस्थानों में शुरू किया जाए जहां पर कि योग्य अध्यापक हो। एमएड वहीं होना चाहिए जहां पर कि टीचर्स बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो। और एमएड की जो अवधि इन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन बताया था वो 1 साल 6 महीने का बताया था, एमएड का टाइम ड्यूरेशन। इन्होंने विद्यालय शिक्षा के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे कोठारी आयोग ने। इनका कहना था केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना करी जाए। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रांत में राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा सेवा की स्थापना करी जाए। विद्यालयों में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण का कार्य कराया जाए। और इन्होंने कहा विद्यालयों के प्रशासन, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है और निरीक्षण का कार्य जिला विद्यालय बोर्ड तथा जिला शिक्षा अधिकारी के हाथों में होना चाहिए। अब इन्होंने ये सुझाव दिए थे विद्यालय शिक्षा संबंधी। इन्होंने इसी प्रकार से कुछ पाठ्यक्रम भी बताए थे। जैसे इनका कहना था प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो इन्होंने बताया था कोठारी आयोग ने, इन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम इन्होंने बताया, इनका कहना था मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, गणित, पर्यावरण का अध्ययन, सृजनात्मक क्रियाएं, कार्य अनुभव, समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा। इसी तरह से इन्होंने निम्न माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर बताया मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा और हिंदी या अंग्रेजी, दूसरा गणित, फिर विज्ञान, सामाजिक विषय, कला, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में इन्होंने बताया मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी अथवा संघीय भाषा, कोई एक यूरोपीय भाषा अथवा कोई एक शास्त्रीय भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा। इसी प्रकार से इन्होंने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के विषय जो बताए थे, इनका कहना था पहला तो इन्होंने कहा कि कोई 2 भाषाएं लेनी होंगी, कोई 2 आधुनिक भारतीय भाषा, कोई मतलब 2 भाषाओं में, एक तो हमारी हो गई मातृभाषा या हिंदी हो गई, दूसरी कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई विदेशी भाषा। तो 2 भाषाएं लेना मस्ट है। इसके अलावा इनका कहना था उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुत सारे विषय बताए और उस समय इन्होंने कहा था कि उन विषयों में से कोई 3 विषय हमको लेने होंगे। जैसे इन्होंने कहा एक तो कोई तीसरी भाषा हमको और लेनी होगी,
इसके बाद इतिहास, भूगोल, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कला, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, ये सारे विषय इन्होंने बताए थे। अब सबसे महत्वपूर्ण है कोठारी आयोग द्वारा दिया गया त्रिभाषा सूत्र। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र दिया था जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने 3 भाषाएं बताई। पहली इन्होंने बताई मातृभाषा, जिसमें कि क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जो भी भाषा बोली जाती जो हमारी मातृभाषा है। दूसरी इन्होंने कही हिंदी या अंग्रेजी। देखिए पीछे बोर्ड पर भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ, दूसरा हिंदी और अंग्रेजी। इनका कहना था हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या अन्य कोई आधुनिक भारतीय भाषा, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी। और तीसरी इन्होंने कही एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जो पहली या दूसरी भाषा के रूप में नहीं चुनी गई हो। तो ये कोठारी आयोग का त्रिभाषा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवाइज कर रही हूं। पहला जो त्रिभाषा, 3 भाषाएं, उसमें पहला मातृभाषा मतलब क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। दूसरा हिंदी अथवा अंग्रेजी, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या अन्य कोई आधुनिक भारतीय भाषा, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी। और तीसरी भाषा इन्होंने कही एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जो पहले या दूसरी भाषा के रूप में नहीं चुनी गई हो। तो ये इन्होंने दिया था त्रिभाषा सूत्र। अब इसके बाद इनका अगला इन्होंने सुझाव दिया 7th है शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता मीन्स इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। शैक्षिक अवसरों की समानता में इन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क की जाए, मतलब प्राथमिक शिक्षा पर छात्रों से किसी प्रकार की कोई फीस ना ली जाए। छात्रों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क दी जाएं। पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें हो जिससे कि छात्र उनका प्रयोग अच्छी प्रकार से कर सकें। और जो योग्य छात्र हैं, अगर उनको कोई चीज खरीदनी है, कोई पुस्तक खरीदनी है, शिक्षण सामग्री कोई भी लेनी है, तो उसमें उनको आर्थिक सहायता दी जाए। कोई भी गरीब छात्र शिक्षा से वंचित नहीं हो, उसको छात्रवृत्ति की व्यवस्था करी जाए। इसके बाद इनका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माध्यमिक स्तर पर 15% योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। माध्यमिक स्तर पर 15% योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। अब आता है नेक्स्ट उच्च शिक्षा। अब उच्च शिक्षा के संबंध में इनका जो कहना था, उच्च शिक्षा के संबंध में इन्होंने जो सुझाव दिए, उसमें पहला इन्होंने दिया विश्वविद्यालय शिक्षा के लक्ष्य, फिर विश्वविद्यालयों की स्थापना, वरिष्ठ विश्वविद्यालय, पाठ्यचर्या, शिक्षा का माध्यम, शिक्षण में सुधार, मूल्यांकन और अन्य सुझाव। ये इन्होंने सुझाव दिए थे उच्च शिक्षा के संबंध में। अब अगर हम उच्च शिक्षा में अगर हम विश्वविद्यालय शिक्षा की बात करें, तो उस संबंध में कोठारी आयोग का कहना था कि नवीन ज्ञान की खोज करना और पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, प्रतिभाशाली युवकों की खोज करना और उनकी प्रतिभाओं के विकास में सहायता देना। इनका कहना था कि जब हम विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात करते हैं कि हमें कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, तो यूनिवर्सिटी बनाने में सबसे जरूरी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति के बाद ही कोई भी विश्वविद्यालय खोला जाएगा। कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं हो सकता जिसको कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृति प्राप्त नहीं हो। इनका कहना था कि उन स्थानों पर विश्वविद्यालय खोले जाएं जहां पर कि कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। इसके बाद जब पाठ्यचर्या की बात आई, तो इनका कहना था कि स्नातक स्तर की पाठ्यचर्या 3 वर्ष की हो। स्नातक स्तर पर 3 वर्ष की पाठ्यचर्या होनी चाहिए
और इस स्तर पर सामान्य और ऑनर्स कोर्स दोनों प्रकार की पाठ्यचर्या की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें नए नए विषय होने चाहिए जिससे कि छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सके। शिक्षा के माध्यम के संबंध में इन्होंने कहा कि स्नातक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं और परास्नातक मीन्स पीजी लेवल पर अंग्रेजी होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक ये बात कर रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषा या हिंदी, लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आती है तब ये बात कर रहे हैं कि वहां पर इंग्लिश होनी चाहिए। इनका कहना था कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी। और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए छात्रों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो यहां पर इस तरह से इन्होंने उच्च शिक्षा के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे। इसके बाद आता है स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव। अब स्त्री शिक्षा के संबंध में जब इन्होंने सुझाव दिए तो इनका कहना था हमारे मानव साधनों के पूर्ण विकास, परिवारों की उन्नति, बच्चों के चरित्र के निर्माण के लिए स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से अधिक है। तो इनका कहना था कि स्त्री शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अब इन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार किया जाना चाहिए और माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का विस्तार तीव्र गति से होना चाहिए। बालिकाओं के लिए अलग अलग विद्यालयों और छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। गृह विज्ञान और सामाजिक कार्य को पाठ विषयों में स्थान दिया जाना चाहिए। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि 1 या 2 विश्वविद्यालयों में स्त्री शिक्षा से संबंधित रिसर्च यूनिट्स होनी चाहिए। स्त्री शिक्षा से संबंधित रिसर्च यूनिट्स होनी चाहिए और स्त्रियों के लिए अलग से पीजी कॉलेजेस होने चाहिए, केवल गर्ल्स कॉलेजेस, जहां पर कि जो गर्ल्स हैं वो आराम से अध्ययन का कार्य कर सकें। तो गर्ल्स पीजी कॉलेजेस होने चाहिए। अब यहां पर इनका अगला इन्होंने बताया था प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव। प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं जिसको एडल्ट एजुकेशन। इसमें इन्होंने कहा प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में केंद्र में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन की स्थापना करी जानी चाहिए। राज्यों में जिस तरह से केंद्र में हमने बात करी राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की, नेशनल बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन, उसी तरह से राज्यों में राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना करी जानी चाहिए। देखिए, केंद्र में हमने बात करी राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की, राज्य में हमने बात करी राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की, और गांव और जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए। यहां पर इन्होंने कहा प्रौढ़ शिक्षा समिति के गठन की बात करी, गांव पर और जिला स्तर पर इन्होंने इस तरह की बात करी। और इन्होंने कहा कि जो प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम होते हैं उसमें छात्र शिक्षक तथा समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाना चाहिए। जो भी प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम है उसमें हमें स्टूडेंट्स का भी पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए। इनका कहना था कि प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए पत्राचार्य पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था करी जानी चाहिए। पत्राचार मीन्स करस्पॉन्डेंस कोर्स की भी व्यवस्था करी जानी चाहिए। इसके बाद कोठारी आयोग ने सुझाव दिए विज्ञान की शिक्षा के संबंध में सुझाव। अब विज्ञान की शिक्षा के संबंध में इनका सुझाव था कि विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा को देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास से संबंधित किया जाना चाहिए। विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रमों में संशोधन किया जाना चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था के लिए योग्य अध्यापकों की व्यवस्था करी जानी चाहिए। विज्ञान के सैद्धांतिक और प्रायोगिक
दोनों पक्षों में आपस में एक संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। मतलब जो भी हम उनको सैद्धांतिक रूप से पढ़ा रहे हैं उसको व्यवहारिक रूप में किस प्रकार से करेंगे, इन दोनों का संबंध छात्रों को बताया जाना चाहिए। इनका कहना था कि एमएससी के 2 वर्ष के कोर्स के अतिरिक्त, एमएससी मतलब पीजी कोर्स के 2 वर्ष के कोर्स के अतिरिक्त 1 वर्ष का कोई विशेष कोर्स वैज्ञानिक औद्योगिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए शुरू किया जाना चाहिए। मतलब जो हमारी वैज्ञानिक आवश्यकता या औद्योगिक आवश्यकताएं, इनको पूर्ण करने के लिए कोई 1 वर्ष का कोर्स शुरू करना चाहिए, कोई भी इस टाइप का कोर्स। अब इनके सुझाव थे कृषि शिक्षा संबंधी। कृषि के संबंध में इन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा इन विश्वविद्यालयों में कृषि की शिक्षा और अनुसंधान की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि की शिक्षा और अनुसंधान, छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाना चाहिए, उनके लिए योग्य शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए। और इसमें हमें ये चाहिए कि जो ग्रामीण समस्याएं हैं, कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद कोठारी आयोग का नेक्स्ट था व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव। व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा संबंधी भी इन्होंने सुझाव दिए थे। इनका कहना था उद्योगों की मांग के अनुसार तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। मतलब जैसे जैसे भारत में इंडस्ट्रीज की मांग है उसके अनुसार वहां पर टेक्निकल एजुकेशन हमको दी जानी चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा जूनियर तकनीकी स्कूलों को तकनीकी हाई स्कूलों की संज्ञा दी जाए। जो जूनियर तकनीकी स्कूल हैं, तकनीकी में जो जूनियर टेक्निकल स्कूल्स हैं, उसको इन्होंने कहा कि टेक्निकल हाई स्कूल के नाम से बुलाया जाना चाहिए। नए प्राविधिक महाविद्यालय की स्थापना औद्योगिक क्षेत्रों में की जानी चाहिए। आईटीआई की स्थापना करी जानी चाहिए। इनका कहना था कि ये जो प्राविधिक महाविद्यालय हैं, यहां पर बालिकाओं की रुचियों को भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। और पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ये जरूरी है कि हमें विशेषज्ञों की सलाह लेनी होगी। इसके बाद इन्होंने सुझाव दिए थे विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संबंधी सुझाव। अब विज्ञान की शिक्षा, इनका कहना था कि विज्ञान की शिक्षा प्रारंभिक कक्षाओं से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारे देश में उस समय पर जब कोठारी आयोग बना था, इनका कहना था कि उस समय की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में वैज्ञानिक शोधों पर केवल 0.03% व्यय किया जाता है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए आज की परिस्थितियां अलग हो गई हैं। आज वैज्ञानिक शोधों पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन 1964-66 में जब कोठारी आयोग बना था और कोठारी आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थी, उस समय वैज्ञानिक रिसर्चेस पर केवल 0.03% ही व्यय किया जाता था। इनका कहना था कि विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात वैज्ञानिकों को भारत बुलाया जाए, जिनमें से कुछ को 1 से 3 वर्ष के लिए एज विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया जाए। भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पर बुलाया जाए और एज विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया जाए। इसके बाद इनका नेक्स्ट सुझाव था छात्र नामांकन और मानव शक्ति, स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड मैन पावर। इनका कहना था कि राष्ट्र के विकास के लिए मानव शक्ति का निर्माण अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा का प्रसार किया जाए। तो इन्होंने कहना था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करी जाए।
और अगर हम चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक साक्षर हो तो उसके लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनकी प्रतिभाओं को समझते हुए उनको छात्रवृत्ति देनी चाहिए और उनको शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको कुल 15 सिफारिशें बताई कोठारी आयोग की। अब कोठारी आयोग के अगर हम मूल्यांकन की बात करें 1964-66 को ध्यान में रखते हुए, तो नीतियां बनाने में कोठारी आयोग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आयोग ने शिक्षा पर बजट का 6% व्यय करने का सुझाव दिया और इन्होंने पूरे देश के लिए समान शिक्षा नीति प्रस्तुत की। कोठारी आयोग ने पूरे देश के लिए निम्न प्राथमिक से लेकर के उच्च स्तर तक एक समान शिक्षा नीति की बात करी थी, समान राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करी इन्होंने, जिसके फलस्वरूप भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 यह समान रूप से पूरे भारत में फैली और इन्होंने पूरे देश में शिक्षा की एक समान संरचना की बात करी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 86। इसके बाद शिक्षा की उचित व्यवस्था में आयोग ने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए इन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करी थी। इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत अच्छे उद्देश्यों की बात करी। प्राथमिक शिक्षा संबंधी बहुत अच्छे सुझाव आयोग ने दिए थे। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में, उच्च शिक्षा के संबंध में, कृषि के संबंध में, छात्रों के संबंध में और अन्य शिक्षाओं के संबंध में, शिक्षकों के संबंध में विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए। तो यहां पर हमने बात करी कोठारी आयोग की सिफारिशें और सुझाव की। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कोठारी आयोग क्या है। कोठारी आयोग 17 सदस्यों की एक टीम थी, जिसके कि जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर DS कोठारी थे। इसमें टोटल 17 सदस्य थे। डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे कोठारी आयोग के। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986।